डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 12th के लिए मेरे पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी आप यहां पे देख सकते हैं कि ये दो वर्ड्स का बना हुआ है, शॉक एंड थेरेपी। जहां तक शॉक का ताल्लुक है, शॉक मीन्स पेनफुल और थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट। तो अगर हम सिंपल अंदाज में कहेंगे तो शॉक थेरेपी का मतलब है पेनफुल ट्रीटमेंट। तो इस टॉपिक से ये लगता है कि ये मेडिकल साइंसेस की कोई टर्म है और पॉलिटिकल साइंस में इसका इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि थेरेपी हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं मेडिकल साइंसेस में, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी या बहुत सारे थेरेपीज के हम बारे में हम जानते हैं। तो जहां तक यहां पे शॉक थेरेपी का ताल्लुक है पेनफुल ट्रीटमेंट, पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर साहब हमें बहुत किस्म के नुस्खे हम पे अपनाता है। या तो वो हमें मामूली से पिल्स देगा या तो वो हमें इंजेक्शन देगा। और अगर वो हमसे पूछेगा कि हमें क्या चाहिए, हमें टैबलेट चाहिए या इंजेक्शन, हम अक्सर डॉक्टर साहब से यही कहते हैं कि आप हमें टैबलेट ज्यादा दीजिए मगर इंजेक्शन नहीं। इंजेक्शन क्यों नहीं हम लेना चाहते हैं? क्योंकि जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो उससे हमें थोड़ी सी पेन होती है। यानी टैबलेट्स लेना भी ट्रीटमेंट है और इंजेक्शन लेना भी ट्रीटमेंट है, लेकिन टैबलेट्स में हमें कोई भी पेन नहीं होती है और इंजेक्शन से हमें पेन होती है। तो हम इंजेक्शन के ट्रीटमेंट को कहेंगे पेनफुल ट्रीटमेंट। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसका इस्तेमाल क्यों हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर के बारे में, क्योंकि यूनिट फर्स्ट का नाम था कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और वहां पे हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ 1945 में, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो दो सुपर पावर्स मैदान में आ गए, यूएसए एंड यूएसएसआर। यानी आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, टू नेशंस बिकेम सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। क्योंकि दोनों के पास दम था, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर था, जिसकी वजह से ये सुपर पावर्स बने। लेकिन 1945 के बाद इन्होंने हॉट वॉर को प्रेफरेंस नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि उन दोनों के पास थे न्यूक्लियर वेपन्स। तो इन्होंने तरजीह किसको दी? कोल्ड वॉर को तरजीह दी। अब कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? वॉर विदाउट ब्लडशेड, वॉर विदाउट वेपन्स। लेकिन कोल्ड वॉर में भी ये एक दूसरे को हराना चाहते थे। कोल्ड वॉर में भी इनका एक ही मकसद था कि हम दूसरे से आगे बढ़े। यानी यूएसए ये चाहता था कि मैं यूएसएसआर से आगे बढ़ूं और यूएसएसआर का एक ही मकसद था कि मैं यूएसए से आगे बढ़ूं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ने क्या किया, इन्होंने दुनिया के दो हिस्से किए। यानी वर्ल्ड के इन्होंने दो टुकड़े किए, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं बाइपोलरिटी। यानी आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, टू सुपर पावर्स इमर्ज एंड आफ्टर दैट बाइपोलरिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये बाइपोलरिटी मतलब आपको पता है कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है कि यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो था कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म। यानी कोल्ड वॉर में दो आइडियोलॉजीज के दरमियान लड़ाई थी, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए यही चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म फैले, यूएसएसआर यही चाहता था कि पूरी दुनिया में सोशलिज्म फैले। तो इन दोनों ने क्या किया, अपने तरीके से इन्होंने मुल्कों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। यानी यूएसए के खीमे में भी बहुत सारे मुल्क गए जो यूएसए के साथ जुड़ गए और उन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया। इसी तरह से यूएसएसआर की तरफ से भी बहुत सारे मुल्क गए और उन्होंने अपनाया सोशलिज्म। यानी अगर हम ये कहेंगे यूएसए के साथ वेस्ट यूरोप और यूएसएसआर के साथ ईस्ट यूरोप। मकसद क्या था? कैपिटलिज्म को फरोग देना यूएसए यही चाहता था और यूएसएसआर क्या चाहता था कि सोशलिज्म को फरोग मिले। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए
कि इनकी लड़ाई जो ये कोल्ड वॉर की लड़ाई थी 1945 में जो शुरू हुई, ये बराबर 1991 तक कंटिन्यू रही। यानी कोल्ड वॉर 1945 से लेके 1991 तक रहा, लेकिन आखिरकार कोल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ? कोल्ड वॉर का खात्मा तभी हुआ जब यूएसएसआर बिखर गया, यानी यूएसएसआर ये डिसइंटीग्रेट हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर का खात्मा हुआ 1991 में। यूएसएसआर के साथ जो 15 मुल्क जुड़े हुए थे, 15 रिपब्लिक्स जो जुड़े हुए थे यूएसएसआर के साथ, वो अलग हो गए 1991 में, जिसकी वजह से यूएसए जो है वो सुप्रीम बना, सुपर पावर बना 1991 में। अब यूएसएसआर के साथ जो ये 15 मुल्क थे, ये अलग क्यों हुए? अलग ये इसलिए हुए क्योंकि जिन मुल्कों ने साथ दिया था यूएसएसआर का, वो उन्होंने इसलिए दिया था ताकि उनको डेली नीड्स या उनकी इकोनॉमी मजबूत हो जाए। लेकिन देखा यही गया कि 1991 तक भी इनकी इकोनॉमी में भी कोई सुधार नहीं आया और ये बिल्कुल पुअर होते गए, जिसकी वजह से इन्होंने यही प्रेफर किया कि हम यूएसएसआर से अलहदगी इख्तियार करें। यानी इन 1991 देयर वाज द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो 15 मुल्क थे, 15 रिपब्लिक्स थे, इनकी इकोनॉमी बहुत ही लो हो चुकी थी, बहुत ही पुअर हो चुकी थी, लोग गरीबी से मर रहे थे, हंगर, स्टार्वेशन, यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स से गिरे हुए थे ये 15 मुल्क। अब 1991 के बाद जब इन्होंने खैरबाद कहा यूएसएसआर को, जब इन्होंने खैरबाद कहा सोशलिज्म को, अब इनका एक ही मकसद था कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे फरोग दें। तो इसलिए जो अभी मैं शॉक थेरेपी के बारे में कहता था कि यहां पे डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान रिलेशन होती है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, डॉक्टर उसको थेरेपी देता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन ट्रीटमेंट या तो सिंपल होगा, ट्रीटमेंट या तो पेनफुल होगा। लेकिन अब यहां पे तो पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। यहां बात कर रहे हैं उन मुल्कों के बारे में जो मुल्क अलहदा हो गए यूएसएसआर से। आपको पता होना चाहिए, मैं अभी आपको यह बता रहा था कि 1945 से लेकर 1991 तक जितने भी मुल्क यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनाया था सोशलिज्म। यानी वो सोशलिस्ट मुल्क थे या वो कम्युनिस्ट मुल्क थे, तो उनको हम कहते थे कम्युनिस्ट नेशंस। यानी कम्युनिस्ट नेशंस वो मुल्क थे जिन्होंने साथ दिया था यूएसएसआर का, जिन्होंने अपनाया था सोशलिज्म को। लेकिन हमने अभी कहा कि 1991 में उन्होंने यूएसएसआर से अलहदगी इख्तियार की, तो इसका मतलब है अब ये कम्युनिस्ट नेशंस नहीं रहे। तो इनका नाम जो रहा, इनको हमने बोला अब पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस। तो हमारा आज का टॉपिक यही है। आज जो मैंने अभी यहां पे आपका टॉपिक लिखा शॉक थेरेपी, इसके साथ जुड़ा हुआ है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस। क्योंकि यहां पे मैं अभी बता रहा था कि शॉक थेरेपी ये पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान रिलेशन को हमें जतलाता है, लेकिन यहां पे हम पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस के बारे में बता रहे हैं। तो यहां पे डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन है, तो आज हम इसी अंदाज से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान रिलेशन, यहां पे अब हमें यहां पे यह देखना है कि पेशेंट कौन है। पेशेंट यहां पे है, पेशेंट्स यहां पे है पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस। यानी जो बीमार है, इनको कोई मौलिक बीमारी नहीं है, जानी बीमारी नहीं है, बल्कि इनको जो बीमारी है वो है पॉवर्टी की बीमारी, हंगर की बीमारी, स्टार्वेशन की बीमारी, लो इकोनॉमी की बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट की बीमारी। और इसी बीमारी का ये इलाज चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अब खैरबाद कहा यूएसएसआर को। अब ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सुधार आए, अब ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़े। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये जो ये पेशेंट्स है, ये पेशेंट्स कौन है, पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस। अब इन्होंने इधर उधर दरियाफ्त किया कि
हमारी इकोनॉमी का इलाज कौन करेगा, हमारे हंगर स्टार्वेशन से हमें छुटकारा कौन दिलवाएगा। तो सब मुल्कों ने इन पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस को मशवरा दिया कि हमारे यहां पे इकोनॉमी के दो बड़े डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स का नाम क्या है, जो यहां पे डॉक्टर्स है इकोनॉमी के डॉक्टर्स, एक डॉक्टर का नाम है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा डॉक्टर है हमारा वर्ल्ड बैंक। यानी 1991 के बाद ये जो पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस है जिनकी इकोनॉमी बहुत ही कम है, जो ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़े, अब ये किसके पास गए, डॉक्टर के पास, दो डॉक्टर्स के पास गए, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। 15 मुल्क IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गए, अपनी प्रॉब्लम्स को बयान किया, अपनी बीमारी को बयान किया इन डॉक्टर्स के सामने। बीमारी मतलब पॉवर्टी, हंगर, स्टार्वेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन डॉक्टर साहिबान ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास आपकी बीमारी का इलाज है। तो सबसे पहले इनको जो कॉज बताया गया, बीमारी का कॉज यानी आपकी इकोनॉमी कम क्यों हुई, आपके मुल्कों में पॉवर्टी क्यों बढ़ी, इसका मेन रीजन जो है, जो आपने इकोनॉमिक मॉडल चूज किया है, सोशलिज्म। यानी आपके मुल्कों में जो सोशलिज्म चलता है उसी में फॉल्ट है। यानी सोशलिज्म की वजह से ही आपके मुल्कों की यह हालत हो गई है कि आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स वहां पे नुमाया हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशलिज्म। अब ये पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस डॉक्टर्स से कहते हैं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से ये कहते हैं कि इसका इलाज क्या है। इलाज मैंने अभी बताया, या तो सिंपल होगा इलाज या तो पेनफुल होगा। तो यहां पे टॉपिक से ही पता चलता है कि इन डॉक्टर्स ने जो इलाज किया है इन मुल्कों का, वो सिंपल तो नहीं है, कोई ना कोई फॉल्ट, कोई ना कोई पेन जरूर दी है उस इलाज में इन मुल्कों को। मुझे लगता है इसीलिए इसका नाम पड़ा है शॉक थेरेपी। अब हम देखेंगे कौन सा शॉक दिया IMF ने, कौन सा शॉक दिया वर्ल्ड बैंक ने इन पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस को। आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया 1991 में जब कोल्ड वॉर का खात्मा हुआ। कोल्ड वॉर किन दो के दरमियान चलता था, दो सुपर पावर्स के दरमियान, USA एंड USSR। यानी USSR का खात्मा हुआ, अब बचा कौन, एक, वो है USA। यानी USA दुनिया का सुप्रीम पावर बन गया। तो ये जो दो डॉक्टर्स हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये दोनों जो है काम करते थे अंडर द गाइडेंस ऑफ USA का हमेशा यही चाहता था कि कैपिटलिज्म जो है ये पूरी दुनिया में फैले। और यहां पे IMF और वर्ल्ड बैंक ने अमेरिका के इशारों पे काम करते हुए इनको यही इलाज बताया, बोला कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अगर आपको अपने मुल्कों में सुधार लाना है, तो आपको अपने मुल्कों में अपनाना होगा कैपिटलिज्म। यानी 70 सालों से आप जो सोशलिज्म चलाते हो अपने मुल्क में, उसको खैरबाद कहना है, सोशलिज्म को छुट्टी करना है अपने मुल्कों से। और आपको आज से, ये नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर इनसे यह कहा जाता कि आपको अपने मुल्कों में स्टेप बाय स्टेप कैपिटलिज्म को अपनाना है, तो मुझे लगता है यह इनके लिए कोई शौक नहीं था। शौक इसलिए यह बना कि इनसे कहा गया, अभी जो आप हमारे पास आए हो इस कमरे में इलाज कराने के लिए, आप एज सोशलिस्ट आए हो हमारे पास, लेकिन जब आप यहां से वापस जाओगे, आपको एज सोशलिस्ट वापस नहीं जाना है, आपको एज कम्युनिस्ट वापस नहीं जाना है, बल्कि आपको वापस जाना है एज कैपिटलिस्ट। और आपको यह भी पता है सोशलिज्म में गवर्नमेंट ओनरशिप होती है हर किसी एसेट की, और कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप भी होती है एसेट्स की। तो इनका फिर क्या करना है, एब्रप्टली इनको अपने मुल्क में गवर्नमेंट ओनर प्रॉपर्टी जो है, ये सारी की सारी इनको हवाले करनी है किनको, प्राइवेट ओनर्स को। तो इन्होंने जब ये सुना कि हमें सोशलिज्म को खैरबाद कहना है और हमें कैपिटलिज्म को अपनाना है, ये जो एब्रप्टली इनसे कहा गया कि सोशलिज्म को छुट्टी करना है और कैपिटलिज्म को अपनाना है, तो ये इनको एक बहुत ही बड़ा शौक लगा। अब ये शौक सिर्फ यहां पे ही नहीं है कि इन्होंने सुना हमें सोशलिज्म को छुट्टी करनी है और कैपिटलिज्म को अपनाना है तो शौक लगा, नहीं।
जब इन्होंने ये अपनाया, मतलब आप इनको क्या करना था, ट्रीटमेंट क्या था, कन्वर्शन ऑफ सोशलिज्म इनटू कैपिटलिज्म, यानी इनको कन्वर्ट करना था सोशलिज्म को कैपिटलिज्म में, यही था ट्रीटमेंट इनके लिए। मगर मैंने अभी कहा इनको एब्रप्टली ये सारा का सारा कुछ करना था। तो जब इन्होंने ये किया, यानी जब ये करते गए, सोशलिज्म को कन्वर्ट करते गए इनटू कैपिटलिज्म, ट्रीटमेंट हमेशा फायदे के लिए होना चाहिए। यानी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें उसका फायदा मिलना चाहिए। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि इन मुल्कों को, पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। मुझे लगता है इसीलिए इसका नाम पड़ा है शॉक थेरेपी। मिसाल मैं आपको यहां पे दूंगा, एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूंगा क्यों ये इनके लिए बनी शॉक थेरेपी। मैं आपको बताता हूं, उससे आपको पता चलेगा हां जी ये सिंपल थेरेपी नहीं थी इनके लिए, बल्कि ये पेनफुल थेरेपी थी इनके लिए, ये पेनफुल ट्रीटमेंट था इनके लिए। ट्रीटमेंट क्या था, सोशलिज्म को कन्वर्ट करना है इनटू कैपिटलिज्म। तो यहां पे अमेरिका कामयाब हुआ अपने मंसूबे में। अमेरिका का मकसद ही यही था, यूएसए का मकसद ही यही था कि पूरी दुनिया में सोशलिज्म का खात्मा हो और पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म शुरू हो। तो मुझे लगता है यूएसए को यहां पे कामयाबी मिली। लेकिन सोशलिज्म को कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करने में मैं आपको कुछ मुल्कों की मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल रशिया, क्योंकि यूएसएसआर में जो एक बहुत बड़ा मुल्क था वो था रशिया भी, और उसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी उसमें थी, बाल्कन स्टेट्स भी उसमें थी। तो रशिया की मैं आपको बात करूंगा, रशिया को भी यही करना था, सोशलिज्म को कन्वर्ट करना था इनटू कैपिटलिज्म। तो अभी मैंने कहा कि इनके पास इंडस्ट्रीज थी, इनके पास फैक्ट्रीज थी, इनके पास एग्रीकल्चर था, वो सारा का सारा अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट था। लेकिन अब इनको प्राइवेट ओनरशिप भी देनी है, एग्रीकल्चर की प्राइवेट ओनरशिप देनी है, इंडस्ट्रीज की, तब जाके ये कैपिटलिज्म को अपना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैसला किया हम 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करेंगे। यानी जो हमारी 90% इंडस्ट्रीज है, 100% थी गवर्नमेंट के अंडर, अब इन्होंने फैसला किया 10% की हम गवर्नमेंट के अंडर रखेंगे। तो ये जो 90% इंडस्ट्रीज है इनको हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो प्राइवेटाइज करने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम इसको बिड निकालेंगे, टेंडर्स निकालेंगे, तो जहां से हमें सबसे ऊंची वाली बोली मिलेगी उसी के हवाले हम इंडस्ट्रीज को करेंगे। तो इन्होंने कहा, इन्होंने न्यूज़पेपर्स के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए ऐड निकाला कि हमें इतनी इंडस्ट्रीज को बोली देनी है, 90% इंडस्ट्रीज को। तो उसके लिए हर एक शख्स को हासिल करना होगा टोकन। मतलब जो भी बिड में हिस्सा लेना चाहता है, जो भी किसी इंडस्ट्री को लेना चाहता है, ओनरशिप लेना चाहता है, उसको गवर्नमेंट से क्या लेना होगा, टोकन। यानी टोकन के लिए इनको कुछ मामूली सा फी भी भरना होगा। फॉर एग्जांपल इनको 1000 रुपीज देना था बोली के लिए, टोकन के लिए। तो अब सारे लोग तो बोली में हिस्सा, बिड में हिस्सा तो नहीं लेंगे। 100, 200, 500, 1000 लोग उन्होंने वहां से टोकन हासिल किए। किसी को शुगर इंडस्ट्री चाहिए, किसी को प्लाईवुड इंडस्ट्री चाहिए, किसी को एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री चाहिए। तो अलग अलग किस्म के टोकन लेना शुरू किए लोगों ने। तो यहां पे हुआ यूं, कुछ लोग माफिया किस्म के लोग पैदा हुए। तो उन्होंने गवर्नमेंट के दफ्तर से ही दरियाफ्त किया कि टोकन किस किस ने लिया है। यानी उन्होंने उनकी डिटेल्स निकाली कि किस किस आदमी ने, किस किस पर्सन ने टोकन लिया है बिड में हिस्सा लेने के लिए। तो जब उन्होंने डिटेल्स निकाली लोगों की, तो ये लोग, माफिया लोग जो थे, ये इन लोगों के डर गए और उनसे ये कहा क्या जरूरत थी आपको टोकन लेने की, और झूठी कहानी बताई, इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी हमने ली है, अब क्या होगा, आपका जो पैसा है टोकन के लिए वो जाया हो गया। अब वो लोग घबरा गए कि हमें टोकन का पैसा भी जाया हो गया। तो उन्होंने उनसे कहा अब हम क्या करेंगे। बोला आपको कुछ नहीं करना है, आप टोकन हमारे हवाले कीजिए। आपने जितना भी टोकन फी भरा है उसका डबल हम आपको यहां से देंगे। मतलब अगर किसी ने 1000 रुपए का टोकन लिया है तो इन माफिया किस्म के लोगों ने
2000 रुपया उनको पे किया, 2000 रुपया लिए और बदले में क्या लिया उनसे टोकन। तो बहुत सारे टोकन जमा किए इन लोगों ने, और जब बिड की बारी आई, जिस दिन बिड होनी थी, जिस दिन बोली होनी थी, इन माफिया लोगों ने आपस में मशवरा किया। इन्होंने पहले से ही इंडस्ट्रीज को बांटना शुरू किया। एक शख्स को कहा आप फलानी फलानी इंडस्ट्री ले लो, दूसरे को कहा आप फलानी फलानी इंडस्ट्री ले लो। कैसे? हम सबसे कम बिड देंगे, क्योंकि यहां पे तो आम इंसान अब पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे, अब तो हमें ही पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि सारे के सारे टोकन जो है वो हमारे पास है। तो जब बोली लगी, तो बोली इसलिए लगनी थी, गवर्नमेंट को चाहिए था रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट यही चाहता था कि जब हम 90% इंडस्ट्रीज को बेचेंगे, 90% इंडस्ट्रीज को जब हम बोली देंगे तो रेवेन्यू आएगा हमारा, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यूं, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई इंडस्ट्री थी जिसका वैल्यू था मार्केट में 1 करोड़ रुपया, यानी 1 करोड़ रुपए की शुगर इंडस्ट्री थी, या 5 करोड़ रुपए की प्लाईवुड इंडस्ट्री थी, 10 करोड़ रुपए की पेपर इंडस्ट्री थी, तो अब इन्हीं माफिया लोगों ने आपस में मशवरा किया कि हमें ही बोली देनी है, आम लोगों को तो हटाया बोली से, बिड से। तो उसके बाद हुआ यूं, जहां पे 1 करोड़ रुपया का ये कोई इंडस्ट्री थी, तो उसको दिया गया 1 लाख रुपया बोली में, यानी जिस इंडस्ट्री को आना चाहिए था 1 करोड़ रुपया, मैं ये प्रॉपर फिगर नहीं देता हूं आपको, बल्कि एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि 1 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री जो है वो 1 लाख में माफिया लोगों ने ली बिड में। और अब यहां पे आप खुद ही अंदाजा लगा, क्या मुल्कों को, गवर्नमेंट को इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मुझे लगता है गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ जब इन्होंने 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेट ओनरशिप दी, और वो भी मैं ये कह सकता हूं कूड़े के भाव में, यानी जो मामूली सा पैसा है उसमें लोगों ने, माफिया लोगों ने खरीदा इन इंडस्ट्रीज को, जिसकी वजह से मुल्कों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। तो यहां पे भी आपको पता चलेगा कि ये ट्रीटमेंट नहीं था, बल्कि ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक था। इसी तरह से बहुत सारी चीजें नुमाया हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते थे, आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है कि यूएसएसआर शाना बशाना कंपीट करता था यूएसए के साथ। इतना ही नहीं, यूएसएसआर के पास इतनी ज्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी कि छोटी सी छोटी चीज भी इनके अपने मुल्कों में ही बनती थी, या बड़ी सी बड़ी चीज भी इनको अपने ही मुल्कों में बनती थी, यानी इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अब यहां पे जब बोली लगी, यानी इसका मतलब है सारी की सारी चीजें यूएसएसआर के मुल्कों को, इन पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस को अपने ही मुल्कों में मिलती थी। लेकिन जब बिडिंग हुई, जब लोगों ने इन इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में लिया, तो इन्होंने किया यूं, जहां पे थी शुगर इंडस्ट्री, माफिया ने कहा मुझे क्या करना है शुगर इंडस्ट्री को, उसने शुगर इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, डिमोलिश किया, और वहां पे कोई शॉपिंग मॉल, वहां पे कोई यूनिवर्सिटी, वहां पे कोई कॉलेज खड़ा किया। इसी तरह से बहुत सारे मुल्कों ने, बहुत सारे लोगों ने वहां पे इंडस्ट्रीज का खात्मा किया, और वहां पे अपने हिसाब से नई नई चीजों को बनाया, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस में एक्सटिंक्ट हो गई। तो यह भी एक बहुत बड़ा शॉक था इन मुल्कों के लिए। यानी शॉक थेरेपी सिर्फ इतना ही नहीं है कि एब्रप्टली चेंज किया गया है कैपिटलिज्म को, सोशलिज्म को इनटू कैपिटलिज्म, बल्कि शॉक थेरेपी का यहां पे मतलब है कि जो आफ्टर इफेक्ट्स कन्वर्शन में हो गई वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी। यानी इन्होंने इसलिए कन्वर्ट किया था सोशलिज्म को इनटू कैपिटलिज्म, इनको फायदा मिले, इनको इकोनॉमी में इजाफा हो जाए। लेकिन मैं आपको अभी ये कह रहा था कि इनको इकोनॉमी में इजाफा कम हुआ, बल्कि नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ और नुकसान ज्यादा हुआ। इसीलिए हम इसको कहते हैं शॉक थेरेपी, या हम इसको कहते हैं पेनफुल ट्रीटमेंट। तो अगर कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मींट बाय शॉक थेरेपी, आपको यही कहना है कि पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस में जो सडन, जो एब्रप्ट कन्वर्शन किया सोशलिज्म को इनटू कैपिटलिज्म अंडर द गाइडेंस ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जिससे उनको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ, इसी को हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं शॉक थेरेपी। और आपके एग्जाम में यह भी आ सकता है
व्हाट इज मीन्ड बाय शॉक थेरेपी एंड व्हाट वाई इट इज कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यही है, इफेक्ट्स यही है कि इंडस्ट्रीज को कोड़े के भाव में बेचना शुरू किया, बहुत सारे बैंक्स वहां पे बैंकरप्ट हो गए, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक्सटिंक्ट हो गई। इसी तरह से जो सपोज रशिया की जो करेंसी थी रबल, वो डिवैल्यू हो गई। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इन मुल्कों को, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है शॉक थेरेपी। तो आज का मेरा यह टॉपिक यही था, शॉक थेरेपी। इंशाल्लाह कल हम अगले वीडियो में यूनिट 3 की शुरुआत करेंगे। मुझे तो आज यूनिट 3 ही शुरू करना था। यूनिट 3 शुरू करने से पहले मैंने आपको शॉक थेरेपी इसलिए पढ़ाया ताकि यूनिट 3 आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।